युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 53। मन्नत बाथरूम के अंदर चली गई। उसके अंदर जाते ही युग पीछे मुड़ा सभी की तरफ देखने लगा। लगभग 5 मिनट के बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुला। मन्नत कमरे अपने ड्रेस का दुपट्टा ठीक करते हुए बाहर आ गई और युग का मोबाइल उसे देते बोली, चलो और हाँ थैंक यू। युग ने मन्नत को थैंक्स का कोई रिप्लाई नहीं दिया, बल्कि वह ढाबे के आदमी के पास जाकर अपने जेब से वॉलेट निकाला। उसमें से 100 रुपीज़ निकाल कर उसकी ओर देते कहा, ये लो वॉशरूम यूज़ करने का चार्ज। वहाँ पर मौजूद सभी आदमी युग की तरफ देख रहे थे। उसमें से कुछ तो आसपास में गुपचुप गुपचुप बातें भी किए जा रहे थे। ढाबे वाले आदमी ने युग से कहा, साहब आप कुछ खाएंगे पिएंगे तो मैं अभी तैयार करवा देता हूँ, आप और मैडम यहाँ बैठ जाइए। युग ने उसे 100 रुपये देते हुए कहा, नहीं इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग निकल रहे हैं। वह आदमी वापस जिद करने लगा। युग ने पैसे उसके हाथ में थमा जाने के लिए पीछे मुड़ा। उतने में 2-4 लोगों ने अपने हाथ में बड़े बड़े लकड़ियाँ लेकर खड़े हो गए। किसी के हाथ में लकड़ी तो किसी के हाथ में चाकू था। मन्नत यह नज़ारा देखकर डर गई और वह जोर से चिल्ला पड़ी, युग। मन्नत जो युग से 2-4 कदम पीछे खड़ी थी, वह यह देख तुरंत भागकर युग का हाथ पकड़ उसके पीछे जाकर छुप गई। युग का चेहरा एकदम शांत था, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ा हो। उसका चेहरा देख कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि उसके दिमाग में अब क्या चल रहा है। मन्नत डर गई है, यह युग को महसूस हो गया। वह तिरछी नज़र से मन्नत को देखा। मन्नत ने जो युग का लेफ्ट हैंड पकड़ी थी, युग ने भी उसका हथेली पकड़ लिया। उसमें से एक आदमी आगे आकर चाकू दिखाते हुए युग से पूछा, कहाँ के हो तुम और इस गांव में कैसे आ गए? वहीं दूसरे ने कहा, देखकर तो ऐसा लग रहा है बहुत मालदार पार्टी है। युग ने भारी आवाज़ में कहा, तुम लोग मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो? क्या चाहिए तुम लोगों को? उसमें से एक जो दिखने में बहुत मोटा था, वह आगे आते कहा, तुम्हारे पास क्या है इस वक्त देने के लिए? युग अपना वॉलेट निकाल उसमें से पैसे आदमी की ओर देते कहा, यह लो, इसमें 15,000 है। तुम लोगों के लिए तो ज़्यादा ही है, अगर और चाहिए तो बोलो। उन लोगों की नीयत और भी खराब होने लगा। वह युग के कपड़े, गाड़ी, उसकी रहन सहन देखकर ही समझ गए कि बहुत बड़े खानदान से लग रहा है। युग ने मन्नत की तरफ देख कहा, सुनो, ये की लेकर जाओ, कार के अंदर फ्रंट साइड में ही पैसे हैं, वह लेकर आओ। मन्नत की आंखों में डर के मारे आंसू आ गए। वह डरते डरते युग के हाथों से की पकड़ी। उसके मन में कई तरह के ख्याल आने चालू हो गए। कितने लोगों के बीच में वे दोनों फंस गए हैं। आज शायद बहुत बड़ी मुसीबत आने वाला है। मन्नत युग को ऐसे अकेले छोड़कर गाड़ी के पास जाने का दिल नहीं कर रहा था, पर युग ने आंखों से इशारा किया। उसका इशारा पाते ही मन्नत की लेकर गाड़ी के तरफ चली गई। वहीं युग उसे ही देख रहा था। मन्नत कार का दरवाज़ा खोल अंदर बैठ गई और वह आगे के लॉकर खोल पैसे के बंडल निकालने लगी। युग यही तो चाहता था कि मन्नत कार में जाकर बैठ जाए। युग ने तुरंत अपने बैक साइड से गन निकाला, उन लोगों पर पॉइंट कर लिया और सभी के ओर घूरते हुए कहा, अगर किसी ने भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो इसमें से जितनी भी गोलियां हैं, मुझे फायर करने के लिए वक्त नहीं लगेगा। 1 मिनट में तुम सबकी लाश बिछा दूंगा। उन आदमियों के पास गन नाम का कोई हथियार नहीं था। उनके पास सिर्फ लकड़ी और चाकू ही थे। उसमें से एक आदमी ने चाकू लेकर आगे बढ़ा और कहा, देख हम तुझसे डरते नहीं हैं, हम 10 लोग हैं और तू अकेला। वह आदमी बोल ही रहा था कि युग ने आसमान में फायरिंग कर दिया, जिसकी आवाज़ से वह आदमी लोग डर गए। गोली की आवाज़ सुन मन्नत तो कार में सुन पड़ गई। वह हक्की बक्की कार में से देखने लगी।
उसे तो लगा कि युग पर गोली चल गया। मन्नत युग का नाम ले चिल्लाते हुए जैसे कार का दरवाजा खोल बाहर निकली कि युग ने मन्नत को चिल्लाते हुए कहा, तुम कार में से बाहर मत निकलो। मन्नत को युग की आवाज़ जैसे कान में पड़ा। वह अपना हाथ अपने सीने पर रख खुद को शांत करने लगी। उसकी धड़कनें तेजी से धड़क रहा था। वहीं युग धीरे धीरे कदम पीछे ले जा रहा था। वहीं वह आदमी लोग सब के सब हाथ में हथियार लिए खड़े थे। युग एकदम चौकन्ना होकर कभी इधर कभी उधर देखे जा रहा था और जैसे जैसे वह कार के पास आया, मन्नत ने कार का दरवाज़ा अंदर से बैठे ही खोल दी। युग तुरंत कार का दरवाज़ा पकड़ अंदर बैठा। उसे सेकंड नहीं लगा कार स्टार्ट करने के लिए कि तभी सभी आदमी उसके कार का झपट्टा मारने को हुए कि युग ने कार तेज़ी से स्टार्ट कर दिया। उसके कार तेज़ी चलने की वजह से 2-3 आदमी नीचे गिर गए। अब युग और मन्नत कार में सेफ हो गए। अगर वे लोग उसके कार के सामने भी आएंगे तो युग उन्हें कुचल कर ही जाएगा। उन लोगों ने कार के ऊपर मोटी मोटी लकड़ियां चाकू फेंकने लगे पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। युग तेजी से कार चलाना स्टार्ट कर दिया। वह पीछे कार रिवर्स लेकर चलाने लगा। जिस रास्ते से वह आया था उसी रास्ते पर उसने मोड़ लिया। उसके पीछे वे लोग भी टू व्हीलर से पीछा करने लगे। युग आज यहाँ आने के लिए जैगवार कार लेकर आया था। वह लैम्बोर्गिनी इसलिए नहीं लेकर आया क्योंकि गांव साइड में रास्ते ठीक नहीं रहते। वह अपना कार इतना स्पीड में चलाने लगा कि उनकी टू व्हीलर उसके सामने साइकिल लग रहा। युग 6 से 7 मिनट में ही वह रास्ता छोड़ दूसरे रास्ते से काफ़ी दूर निकल गया। युग कार चलाने के साथ साथ में मिरर में वह पीछे का सब देख रहा था। मन्नत डरी घबराई कभी पीछे तो कभी आगे, कभी दाएं बाएं देखे जा रही थी। वहीं वह 6 लोग टू व्हीलर पर जो पीछा कर रहे थे उन लोगों ने देख लिया कि उनकी कार बहुत दूर चली गई। वे लोग उनका पीछा नहीं कर सकते और पीछा करके भी कुछ मतलब भी नहीं क्योंकि उसके पास पिस्तौल है। वह लोग हार मानकर वहीं रुक गए और आसपास बातें करने लगे। लड़का बहुत चालाक निकला, बहुत शातिर दिमाग वाला था। पहली बार हम किसी के आगे झुक गए। युग अपने कार में हमेशा 1-2 पिस्तौल रखता ही है। जब उसने कार ढाबे पर रोका तभी उसने कार में बैठे ही गन अपने बैक साइड में रख लिया था क्योंकि उसे अच्छी वाइब्स नहीं आ रहा था। युग लगातार कार तेजी से चलाए जा रहा था। 20 मिनट में हाईवे का रास्ता पकड़ लिया जहां पर हजारों गाड़ियां आए जा रही थी। वहीं मन्नत कार में अभी भी डरी थी। वह अपने सीने पे हाथ रख आंखों में आंसू भरा था पर उसके रोने का आवाज़ नहीं आ रहा था। इस वक्त बहुत घबराई हुई थी। वह अपने शुद्ध बुद्ध में ही नहीं थी। मेन रोड पर आने की वजह से युग ने कार साइड में रोक दिया और मन्नत के तरफ देख कहा, क्या तुम ठीक हो? युग का इतना कहना कि मन्नत उसके तरफ देख झट से उसके गले लिपट गई। अब वह जोर जोर से रोने लगी। मन्नत ने अपने दोनों हाथ युग के गले में डाल अपना सिर उसके सीने में छुपाकर सिसकियां लेकर रोई जा रही थी। युग का हाथ जो इस वक्त स्टीयरिंग पर था वह तुरंत मन्नत के पीठ सहलाने लगा। वह इस वक्त जितना डरी थी युग महसूस कर पा रहा था। युग का एक हाथ उसके पीठ पर तो दूसरा उसके सिर पर फेरे जा रहा था। युग ने उसे चुप कराते हुए कहा, अब बस चुप हो जाओ, हम बहुत दूर आ गए हैं। उनकी हिम्मत नहीं यहाँ तक आने की। अगर यहाँ तक आ जाएंगे तो लौट कर नहीं जाएंगे। मन्नत युग के सीने में मुंह छुपाए रोते हुए बोलना चालू की, तुम्हें पता है मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा उन लोगों ने तुम पर गोली चलाया। मेरा तो जान ही निकल गया था। ये सुन युग ने मन्नत को अपने से दूर किया। अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़ उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मन्नत ने रोते हुए आगे बोली, जब मेरा किडनैपिंग हुआ था और तुम पैसे लेकर मुझे छुड़ाने आए थे और वे लोगों ने तुम पर हमला कर दिया, आज मुझे फिर से वही सब याद आने लगा कि हम दोनों आज नहीं बच पाएंगे।
हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं जहाँ से निकल पाना मुश्किल था। युग मन्नत का चेहरा पकड़ते ही कहा, पहले तुम रोना बंद करो। युग उसे चुप करा रहा था पर मन्नत और भी रोते जा रही थी। युग अंगूठे से उसका आंसू पोंछते आगे कहा, मैंने कहा ना एकदम चुप तो चुप। अब मन्नत धीरे धीरे चुप हो रही थी। युग ने एक बार फिर उसे सीने से लगा लिया और अपना हाथ उसके सिर पर फेरते मन ही मन कहा, आज मैं तुम्हारी वजह से एक बार फिर कमज़ोर पड़ गया था। तुम मेरी कमज़ोरी होते जा रही हो। मैं तुम्हें खोने से डर गया था। अगर आज तुम मेरे साथ नहीं होती तो उनका तो मैं वह हश्र करता। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। युग अपने ख्यालों में सोच ही रहा था कि मन्नत उससे अलग हुई और अपने आंसू पोंछते बोली, सॉरी युग, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने तुम्हें दूसरी बार प्रॉब्लम में डाल दी। मुझे अपने आप को कंट्रोल कर लेना चाहिए था। मैंने जीत की इसलिए तुम्हें वहाँ जाना पड़ा। युग ने कार में रखे पानी का बिसलरी बॉटल मन्नत को देते कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम अपने आप को ब्लेम मत करो। अब सब जाने दो, पहले ये बताओ तुमने कुछ खाया? ये सुन मन्नत ने तुरंत जवाब दिया कि नहीं, मैंने दोपहर से अभी तक कुछ भी नहीं खाई हूँ। युग ने आगे कहा, फिर चलो कुछ खा लेते हैं। मन्नत वापस डरते हुए बोली, नहीं, हमें घर चलना चाहिए, कहीं वे लोग वापस आ गए तो। युग ने मन्नत को ठीक से बिठाया, उसका सीट बेल्ट लगाया और खुद का भी सीट बेल्ट लगा लिया और वापस कार चलाने लगा। कार चलाते हुए कहा, अब वे लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते। अब तुम नॉर्मल बिहेव करो, नहीं तो घर जाने पर सबको पता चल जाएगा। मन्नत ने युग के हाथ से पानी की बोतल ले पहले पानी पी और अपने दुपट्टे से आंखों से आंसू साफ किया और बाल भी ठीक करने लगी। वहीं युग कार स्पीड में चला रहा था। कुछ ही देर में वह एक बड़े से रेस्टोरेंट के सामने कार रोका। द लेडबरी रेस्टोरेंट। युग शादी करने से पहले यहाँ राहुल के साथ कई दफ़ा आ चुका है और युग मन्नत को अपने साथ पहली बार खाने पर दोनों बाहर एक साथ आए हैं। दरअसल युग मन्नत का मन बहलाना चाहता है। वह जानता था कि मन्नत अभी भी उसी सदमे में है। युग गेट पर ही कार रोक दिया। एक गार्ड युग के पास आया और युग ने उसे कार का चाबी दे दिया। गार्ड ने कार का दरवाज़ा खोला, युग बाहर निकला। दूसरी साइड से कार का दरवाज़ा खोला, मन्नत बाहर निकली। दोनों साथ में रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगे। मन्नत ने पीछे मुड़ के गार्ड को देखी, फिर युग से पूछी, तुमने उसे कार का की क्यों दिया? अगर वह कार लेकर चला गया तो? मन्नत के मुंह से पचकानी बातें सुनी युग मुस्कुरा दिया और कहा, वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। वह उसका काम है हमें सर्विस देना, जो दे रहा है। मन्नत ने वापस बेझिझक बोली, पर वह तुम्हें ही दे रहा है, बाकियों को तो नहीं दे रहा। बाकी लोग तो खुद ही कार पार्किंग में पार्क कर रहे हैं। उधर मेहता बंगलो। आज रक्षाबंधन होने के नाते नैना सुबह होते ही अपने मामा मामी के घर चली गई थी। शाम होते मेहता बंगलो वापस आ गई। आते ही उसने सबसे पहले नारायण जी के लिए चाय और नाश्ता बनाई। नारायण जी ने नैना को सुहागन के जोड़े में देख बहुत ही खुशी मिल रहा था। उनका सपना था कि उनके घर में उनके इकलौते बेटे की शादी हो जाए और इस घर में बहू के पायल और चूड़ियों की आवाज़ सुनाई दे, जो कि आज उनका सपना भी पूरा हो गया। अब उनका दूसरा सपना है कि जैसे रेहान ने शादी कर लिया वैसे इस घर को वारिस दे दे। पर वह अपने मन ही मन यह सब सोच रहे थे। उन्होंने खुद को दिलासा देते हुए अपने आप से कहा, जैसे मेरे बेटे ने शादी किया वैसे ही आज नहीं तो कल मैं ज़रूर पोते का भी मुंह देख लूँगा। यही सब सोच बहुत खुश थे और जब रेहान आया तो उसने भी देखा कि नारायण जी और नैना लिविंग एरिया में बैठे दोनों चाय नाश्ता खाते हुए बातें करके हंस रहे थे। यह मूवमेंट देख रेहान को भी बहुत अच्छा लग रहा था।
रेहान को अंदर आते ही नारायण जी उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। वह तो नैना के साथ बातें करने में बिजी थे। रेहान खुद के मन में कहा, अब इन्हें मेरी याद कैसे आएगी, इन्हें जो गप्पे मारने के लिए मशीन जो मिल गया है। रेहान भी उन दोनों को ज्वाइन कर लिया। अभय तो सुबह ही चला गया था अपने घर। नैना ने रेहान के तरफ देख पूछी, क्या आपके लिए कॉफ़ी लेकर आऊं? रेहान ने डायरेक्ट मना कर दिया और वह बोला, अभी मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। नारायण जी ने रेहान को डांट लगाते हुए कहा, कल ही तो तुम्हारी शादी हुआ है और आज से तुमने ऑफिस जाना भी चालू कर दिया। रेहान ने जवाब दिया, डैड में 4 दिन पहले से छुट्टी ले लिया था और काम बहुत पेंडिंग था। वैसे भी नैना को रक्षाबंधन के लिए उसके घर जाना ही था, तो मैं वैसे ही ऑफिस के लिए निकल गया। थोड़ी देर के बाद रेहान अपने कमरे में आया। उसके पीछे नैना भी कमरे में आई। रेहान को 10-15 मिनट लगे फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होने के बाद वह जैसे वॉशरूम से बाहर आया, उसने अपने सामने नैना को खड़ा देख नज़रों से इशारा किया। उसका इशारा था कि क्या तुम्हें कुछ कहना है? नैना अपने हाथों को उलझाते हुए बोली, हाँ, मुझे ये पूछना था कि आप तो रात को सोने के लिए बाहर चले गए थे, फिर सुबह होते मैंने आपको कमरे में देखी। आप सोफे पे क्यों सो रहे थे? आप कह देते तो मैं सोफे पर सो जाती। जिसे सुन रेहान नैना के पास आते हुए कहा, हाँ, मैं बाहर गया था पर अभय को देख मैं वापस रिटर्न आ गया, क्योंकि अभय मुझे 1000 गालियाँ देता और साथ ही साथ में डैड को भी सब बता देता, जो कि मैं कभी नहीं चाहता हूँ। अभय तो चला गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। नैना ने हिचकिचाते हुए कहा, सर आप कमरे में सो सकते हैं, मैं सोफे पे सो जाऊंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। रेहान ने नैना को टोकते कहा, पहले तो तुम मुझे सर सर बोलना छोड़ दो। अगर तुम किसी दिन डैड के सामने तुमने ऐसे कह दिया, वह तुम्हें तो कुछ नहीं कहेंगे पर मुझे इस घर से निकाल देंगे। मैं क्या करूं सर, मुझे नहीं हो रहा, मेरी जुबान पे बार बार सर सर आ रहा है, पर मैं अंकल के सामने हमेशा ध्यान रखूंगी, मैं आपको सर नहीं बोलूंगी। रेहान ने नैना की तरफ देख कहा, ओके। नैना कमरे से बाहर जाने लगी कि रेहान उसे रोकते हुए वापस कहा, तुम डैड को अंकल मत कहना, तुम उन्हें डैड कह सकती हो, अगर अंकल कहोगी तो उन्हें बुरा लगेगा। नैना ने रेहान की बातों से सहमति दिखाते हुए हाँ बोलकर कमरे से बाहर चली गई। द लेडबरी रेस्टोरेंट। युग कई महीनों के बाद इस रेस्टोरेंट में आया था। रेस्टोरेंट के मैनेजर युग के पास आते ही सबसे पहले ग्रीट किया और कहा, सर आप हमारे साथ चलिए। युग के लिए उन्होंने 2nd फ्लोर पर वीआईपी एरिया बुक कर दिया था। वहाँ पर 20 बाय 20 के एरिया में जो बहुत ही एक्सपेंसिव तरीके से डेकोरेट किया जाता है वीआईपी गेस्ट के लिए। मन्नत ने जैसे खाने का टेबल देखी जो ताज़े फूलों से सजाया गए थे। युग मन्नत का चेहरा देख समझ गया कि कुछ देर पहले जो टेंशन से मुरझाया हुआ था वह डरी घबराई थी, अब जाकर उसके चेहरे का भाव चेंज हो रहा है। मन्नत ने तुरंत युग के सामने देख बोली, मैं तो अपना मोबाइल कार में ही भूल गई, मुझे फ़ोटो निकालना था। जिसे सुन युग अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे देखने लगा। क्या यह पागल लड़की है, इन सब चीज़ों का फ़ोटो निकालेगी? युग ने कहा, चलो खाना खाते हैं, वैसे भी इतना अच्छा नहीं है कि तुम इसका फ़ोटो निकालो। अच्छा नहीं है? क्या बात कर रहे हो, मैं तो अपनी लाइफ में पहली बार देख रही हूँ। युग जो चेयर पर बैठ रहा था वह मन्नत की बातें सुन उसे ही देखने लगा। मन्नत को भी तुरंत रियलाइज़ हो गया कि उसने अभी अभी क्या बोली। मन्नत ने वापस समझाते हुए बोली, मेरा कहने का मतलब है कि तुम ऐसे रेस्टोरेंट या इससे भी बड़ा होटल में हमेशा आया जाया करते होंगे, मैं तो इतने बड़े रेस्टोरेंट होटल में तो गई भी नहीं हूँ।
हाँ, ऐसा भी मोमेंट आया है जब हम खुशियाँ मनाए जाया करते थे, रिजल्ट या मुझे जॉब मिला था, जो आसपास के कैफ़े में चली जाती थी। युग ने मेनू मन्नत के तरफ देते हुए कहा, क्या खाओगी तुम? वह ऑर्डर कर दो। मन्नत ने जैसे मेनू हाथ में ली, मेनू के लिस्ट में वह नाम पढ़ने लगी। कुछ चीज़ें तो उसे समझ में ही नहीं आ रहा, पर इजी नाम वाले वे थे, जल्दी समझ गई। पर जो वहाँ रेस्टोरेंट का स्पेशल था वह अलग ही नाम में थे। कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट जैसे चाइनीज़ और इटालियन, जो खाने के नाम में उनके ही नाम में थे। जो मन्नत को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह मन में सोचने लगी, मैं क्या ऑर्डर करूं? इसमें तो पनीर की सब्जी और नान, कुछ लिखा ही नहीं है। मन्नत की नज़र तुरंत फिश पर जाकर अटक गई, जो मेनू के कवर पेज पर बहुत ही डिलीशियस दिखाई दे रहा था। मन्नत का मन कर रहा था कि वह बोले, पर उसे याद आया कि आज ही उसने पूजा किया है और वह नॉनवेज नहीं खा सकती। मैनेजर अंदर आते ही कहा, सर आप बताइए आप क्या खाना पसंद करेंगे? युग जो अपने मोबाइल में देख रहा था वह मन्नत के तरफ नज़र उठाकर देखा और अपना आईब्रो ऊपर करते इशारा किया। मन्नत ने जैसे अपना होठ हिलाए बोलने के लिए कि युग बोल पड़ा, नॉनवेज खाओगी तुम? मन्नत ने अपना सिर ना में हिला दी, जो कि युग ने वापस कहा, क्यों, क्या हो गया? तुम्हारी नज़र तो फिश पर ही है। मन्नत ने अपना होठ आपस में दबाते हुए बोली, फिश का मेनू देखकर मुझे पसंद तो आया, पर आज नहीं खा सकती हूँ, क्योंकि आज माँ के साथ पूजा किया है और प्रसाद भी खाए, तो मैं आज नॉनवेज नहीं खाऊंगी। पर हाँ, मैं यहाँ कभी और आना चाहूँगी, स्पेशली फ़िश खाने के लिए। युग ने कहा, फिर कुछ और खाओगी तुम? वह बता दो उन्हें। मन्नत ने धीरे से थोड़ा झुक के युग को बोली, इसमें मुझे ना पनीर दिखाई नहीं दे रहा, ना कहीं दाल चावल दिखाई दे रहा, तो क्या ऑर्डर दूँ? मन्नत की बातें सुन युग एक बार मैनेजर की तरफ देखा और मन्नत के हाथ से वह मेनू ले लिया। उसमें से उसने पेज टर्न करते हुए कुछ कुछ चीज़ें खाने का ऑर्डर कर दिया, जो मैनेजर ने छोटे से नोटपैड पर नोट डाउन कर लिया और उन्हें स्टार्टर भिजवाकर वहाँ से चला गया। कुछ ही देर में मैनेजर के साथ दो लोग और भी हाथों में बड़े बड़े ट्रे लेकर युग के टेबल सजाने लग गए। तरह तरह के डिश टेबल पर रख रहे थे, सैलेड से लेकर पेस्ट्री, नान फायर पनीर, इटालियन कढ़ाई पनीर, एयर फायर पनीर नान, पनीर चिली, स्टिकी पनीर, मैंगो नान, न जाने कितने ही टाइप के डिशेस टेबल पर सजा गए थे और साथ ही साथ में युग के लिए एक्सपेंसिव वाइन भी रखा गया। मैनेजर उनका टेबल सजा रहा था तो मन्नत उनके हाथों को देख रही थी। क्या दो लोगों के लिए इतना सारा खाना? वह अपने मन ही मन सोच रही थी, पर वह बोल नहीं सकती। पर उन तीनों के जाने के बाद मन्नत अपनी नज़र उठाकर युग की तरफ देख बोली, तुमने इतना सारा खाना क्यों ऑर्डर किया? युग ने अपनी आंखों से इशारा किया खाने के लिए और उसने खाना स्टार्ट कर दिया। मन्नत को भी, जो पहले भूख नहीं लगा, पर अब खाने देखकर उसे भूख का एहसास होने लगा और उसने अपने हाथ में नान उठाकर खाना स्टार्ट कर दी। वहीं युग खाते वक्त मन्नत को भी देख रहा था। पूरा खाना उसने वेज ही मंगवाया था। इस रेस्टोरेंट में युग और राहुल हमेशा नॉनवेज खाने आया करते थे, पर आज वह वेज ही खा रहा था। पर वेज भी नॉनवेज से कम नहीं था। बहुत ही डिलीशियस वहाँ का खाना है। लगभग दोनों को 40 मिनट लगाए खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद युग ने लाइट वाइन लिया और मन्नत ने अपने लिए आइसक्रीम खाई। कुछ ही देर में वे दोनों उस रेस्टोरेंट से निकल गए। 20 से 30 मिनट वे लोग मेंशन पहुंच गए। जब वे दोनों लिविंग एरिया में आए तो मीरा जी ने कहा, युग बेटा खाना लगवा दूं? जिस पर युग ने कहा, मॉम हम दोनों बाहर से खाना खाकर आए। मीरा जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, जाओ तुम जाकर आराम करो। युग कमरे में जाने लगा। वहीं
मन्नत सबसे मिलकर वह भी कमरे में चली गई और कमरे में आते ही उसने अपना नाइट कपड़ा ले वॉशरूम में जाने लगी। मन्नत युग को रोकते हुए कहा, मुझे शॉवर लेना है, पहले मुझे जाने दो। युग को यकीन नहीं हुआ कि मन्नत कह रही थी उसे शॉवर लेना है, जिसके चलते उसने थोड़ा सीरियसली होते कहा, रियली तुम शॉवर लेने वाली हो या मैंने कुछ गलत सुन लिया? युग का दोबारा सवाल पूछना मन्नत ने उसे जवाब देते हुए बोली, मुझे नहाना है। अब तुम्हें मेरी लैंग्वेज समझ में आया कि नहीं? युग ने मन्नत को ऊपर से नीचे तक देखते हुए जवाब दिया, वह क्या है ना, जब से तुम यहाँ आई हो मुझे लगता है पहली बार तुम रात में नहाने जा रही हो, इसलिए मैंने तुमसे दोबारा पूछा। कहीं सुनने में मेरे कान खराब तो नहीं हो गए ना? युग के ताने भरे लफ्ज़ सुन मन्नत अपनी बड़ी आंखें करते उसे देखने लगी और फिर सुनाना चालू की, मैं सुबह में नहाती हूँ और मैं रात को इसलिए नहीं नहाती क्योंकि मैं हमेशा साफ़ सुथरा रहती हूँ। जो लोग नहीं रहते वे लोग नहाते हैं 2 टाइम, मुझे नहाने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा ये कहने का मतलब है कि मैं 2 बार नहाता हूँ तो मैं साफ़ सुथरा नहीं हूँ? पूरी दुनिया में जो लोग हैं वह रात में नहाते हैं वे सब गंदे हैं, एक तुम ही साफ़ सुथरी हो। मन्नत युग से दूर हो गई और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई और तेज़ी से उसने वॉशरूम में कदम रखने वाली थी कि युग की तरफ देख हल्की स्माइल करते हुए बोली, यस, सिर्फ मैं ही साफ़ सुथरी हूँ, बाकी लोग नहीं। इतना बोल उसने झट से वॉशरूम के अंदर चली गई और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दी। वहीं युग वॉशरूम के बाहर आकर दरवाज़ा को नॉक करते हुए कहा, अच्छा ये बात है तो तुम बाहर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि किसे साफ़ सुथरा कहते हैं, पागल लड़की कहीं की। मन्नत वॉशरूम में नहाने के बाद टॉवेल से अपनी बॉडी साफ़ कर रही थी, तभी उसे महसूस हुआ कि उसका पीरियड्स चालू हो गया है। उसने अपने आप को कोसते हुए बोली, ओह शिट, इसे भी अभी आना था। मन्नत ने नाइट कपड़े पहन वॉशरूम का दरवाज़ा खोल पहले आधा सिर बाहर निकाली, पहले आसपास देखी तो उसे युग दिखाई नहीं दिया। वह दबे पैर बाहर निकली। उसे युग की हल्की हल्की फ़ोन पर बातें करने का आवाज़ साफ सुनाई दे रहा था। वह इस वक्त बालकनी में खड़ा था। मन्नत बाथरूम से निकलकर कमरे में आके कवर्ड में से विस्पर सैनिटरी पैड का पैकेट निकाली। उसने सोचा युग बालकनी में है, जल्दी से वापस वॉशरूम में चली जाऊंगी। मन्नत झटपट वॉशरूम में जा रही थी कि युग से धड़क गई। मन्नत वॉशरूम के करीब ही आ गई थी, उतने में युग बोल पड़ा, आज रात का क्या तुम्हें वॉशरूम में बिताना है? मन्नत ने विस्पर सैनिटरी पैड झट से पीछे कर ली। उसका ऐसा करना युग ने देख लिया। तुरंत पूछा, क्या है तुम्हारे हाथ में? मन्नत थोड़ा पीछे हो गई, साइड से वॉशरूम में जाने लगी कि युग झट से उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसने अपना हाथ पीछे की थी, युग ने पकड़ आगे किया। उसके हाथ से विस्पर का पैकेट देख अपनी आंखें छोटी करते कहा, क्या तुम्हें अभी पीरियड्स चालू है? ये सुन मन्नत ने अपनी नज़रें नीचे कर ली और बहुत ही स्लो आवाज़ में बोली, वह मेरा आज मतलब अभी से पीरियड्स चालू हुआ है। ओह, इसका मतलब तुमने मुझसे उस दिन झूठ कहा। तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारे साथ जोर ज़बरदस्ती करूँगा? समझ क्या रखा है तुमने मुझे? बोलो। मन्नत अपनी नज़रें उठा युग के आंखों में देखने लगी। उसे आज सच में शर्मिंदा महसूस हुआ। ये सही है कि युग अभी तक उसके साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं किया। युग ने चुटकी बजाते आगे कहा, अगर मुझे तुम्हारे साथ ये सब करना रहता ना तो अब तक कर लिया होता और तुम कुछ नहीं कर पाती। समझ में आई बात? युग इतना बोल मन्नत का हाथ झट से छोड़ दिया, जल्दी से वॉशरूम के अंदर चला गया। आज युग का बिहेवियर मन्नत को बुरा लगा। उसे अंदर ही अंदर रियलाइज़ हुआ कि उसे सच में झूठ नहीं बोलना चाहिए था।
दूसरी तरफ काव्या 2-3 दिनों के बाद आज काव्या फिर से राहुल को मैसेज किए जा रही थी। राहुल उसकी बहुत सारे मैसेज को इग्नोर कर रहा था। कुछ कुछ मैसेज का वर भी रिप्लाई कर दिए जा रहा था। राहुल रिस्पेक्टफुली बातें कर रहा था, जिस पर काव्या ने उसे मैसेज करके कहा कि वह उसे अपना फ्रेंड ही समझे और फ्रेंड जैसे बातें करे। राहुल ने उसके मैसेज का रिप्लाई देते हुए लिखा, ऑफ कोर्स। उसका यह मैसेज देख काव्या तिलमिला सी गई और वह आगे उसने उसे और भी मैसेजेस किया। क्या आपके पास वक्त है? कॉफ़ी पर चले? यह मैसेज देख राहुल ने 10 मिनट के बाद रिप्लाई दिया, अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ। जिस दिन बिजी नहीं रहूँगा उस दिन ज़रूर आपके साथ कॉफ़ी पर चलूँगा। अब क्या ही था, काव्या भड़कते हुए खुद से कहने लगी, राहुल कॉफ़ी तो दूर की बात है, अगर मैं तुम्हारा काला खून नहीं पीना तो मेरा नाम काव्या नहीं। इन दिनों राहुल काफ़ी बिजी था। वह काव्या को समय नहीं दे पा रहा था, जिसके चलते काव्या यह सब उसके साथ कर रही थी। काव्या यह बात हजम नहीं कर पा रही कि राहुल इतना बिजी होने पर भी वह मैसेज का रिप्लाई दे रहा है और मेरे लिए उसके पास ज़रा भी वक्त नहीं। वहीं राहुल किसी क्लाइंट समझ रहा था, हो ना हो पोलैंड का जो वह प्रोजेक्ट कर रहा है, कोई होगा जिसे मेरा प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा, इसलिए वह मुझे दोस्ती करना चाह रही है। उसे इतना मैसेज करना तो पसंद नहीं आ रहा था, पर वह क्लाइंट समझकर मैसेज का रिप्लाई दिए जा रहा था। वहीं काव्या ने अब मैसेज करना बंद कर दी और पेट के बल बेड पर लेट गई। राहुल के बारे में सोचने लगी, क्या राहुल किसी और से प्यार हो सकता है? क्या सच में किसी और के प्यार में पड़ जाएगा? काव्या यही सोच रही थी। फिर उसने आगे सोचा, मुझे राहुल का सच में टेस्ट लेना ही होगा, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उसके दिल में मेरे लिए कितनी जगह है। काव्या यही सब सोचते सोचते न जाने उसकी आंखों में कब नींद आ गया। वहीं देर रात राहुल कमरे में आया और हमेशा की तरह काव्या को अपनी गोद में भर सो गया। वह उसके नींद में उसे बहुत सारी किसी भी करने लगा, जिससे अनजान काव्या उसे लिपट कर सो गई। वहीं राहुल उसके गालों पर हल्का बाइट करते हुए खुद से कहा, यह लड़की कितनी बेफिक्र सोती है, इसके साथ मैं कुछ भी कर लूँ शायद इसे पता भी नहीं चलेगा। दूसरी तरफ मेहता बंगलो। आज खाना नैना ने बनाया था। उसने खाने में बहुत कुछ बनाया था, स्वीट, पुलाव, पनीर, बहुत सारे अच्छे अच्छे डिश उसने रेडी किए और उसके घर में यह चहल पहल आज पहली बार देखने को मिला था। नारायण जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनका इतना खुश रहना देख रेहान को भी बहुत अच्छा लग रहा था। डाइनिंग टेबल पर तीनों बैठकर खाना खाने लगे। नैना को थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि इस घर में वह नई नई है और रेहान को वह अपने बॉस के नज़रिए से देख रही थी। आज वह उसका पति और उसके सामने बैठकर खाना खा रहे। उसे कहीं न कहीं अजीब फील हो रहा था, फिर भी वह बैठकर खाना खाई। रात को जब वे दोनों कमरे में सोने के लिए गए तो नैना ने जल्दी से कहा, रेहान सर आप बेड पर सो जाइए, मैं सोफ़े पर सो जाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए ये जगह काफ़ी है। सुबह का वक्त मेंशन में युग सुबह उठकर अपने रूटीन में लग गया। वह रेडी होकर नीचे भी आया और ब्रेकफास्ट किया और उसने एक बार भी नज़र उठाकर मन्नत की तरफ नहीं देखा। मन्नत समझ गई थी कि उसने युग झूठ बोलने की वजह से युग उसे इग्नोर कर रहा है। वह खुद के मन ही मन कहने लगी, युग तो मुझे झूठा और मक्कार समझता होगा। मन्नत यही सब सोच रही थी, क्योंकि रात को भी युग ने एक बार भी उससे बात नहीं किया। युग जब ऑफिस जाने के लिए चेयर से उठ खड़ा हुआ तो मीरा जी ने युग से बोली, युग बेटा जाने के समय मन्नत को अपने साथ लेकर जाओ। मन्नत को आज अपने पापा के घर जाना है। दोपहर को मैं ड्राइवर को भेजकर बुला लूँगी।
एक्चुअली नैना की शादी में जब केशव जी मीरा जी से मिले थे तभी उन्होंने कहा था कि मन्नत को राखी वाले दिन भेज दे, पर उस दिन उनके घर में पूजा होने के नाते मन्नत नहीं जा पाई, इसलिए मीरा जी ने आज मन्नत को भेजने के लिए कहा था। ये बात युग को भी पता था, इसलिए उसने कुछ कहा नहीं। मन्नत रेडी होकर नीचे आई थी। मन्नत लगातार युग के फेस को देख रही थी, वह क्या रिएक्ट करेगा, पर वह कुछ बोला नहीं, सीधा बाहर जाने लगा। मीरा जी ने मन्नत से कहा, बेटा तुम भी चली जाओ। मन्नत ने हाँ में गर्दन हिला दी। मीरा जी ने आगे कहा, तुम मुझे कॉल कर देना, मैं ड्राइवर को भेज दूंगी और जल्दी से घर आ जाना। वहीं युग कार में जाकर बैठ गया। मन्नत के आने का इंतजार कर रहा था। जब मन्नत आई तो शेरा ने कार के पीछे का दरवाज़ा खोला और मन्नत अंदर बैठ गई। मन्नत एकटक शेरा को देख रही थी। युग कार में बहुत शांत बैठा था। वहीं शेरा ने युग से कुछ कहा, उसके कहने पर ही युग ने उससे बात किया। इस वक्त कार में टोटल 4 लोग बैठे थे, ड्राइवर को लेकर। युग का इतना शांत बैठना मन्नत के दिमाग में खुरापाती आइडिया आने लगा। उसने झट से युग के तरफ देख बोली, तुमसे एक बात पूछूं? सच सच जवाब देना। सच सच जवाब देना। मन्नत के मुंह से यह सुन युग अपना आईब्रो ऊपर करते उसे देखने लगा। युग कुछ कहता कि मन्नत आगे बोली, ऐसे गुस्से से मत देखो, कोई सीआईडी वाला सवाल नहीं पूछना मुझे, बस ऐसे नॉर्मल बातें पूछना है। युग कार में फ्रंट मिरर की ओर देखते हुए कहा, जितना तुम बातों को घुमाती हो ना, अब तक तुम कह सकती थी। मन्नत पहले हल्की स्माइल की, फिर आगे बोली, क्वेश्चन बहुत छोटा सा है मेरा। मन्नत ने अपनी 2 फिंगर आगे की ओर की और युग से बोली, पहले तुम इन दोनों में से कोई एक उंगली मेरा पकड़ो। युग मन्नत से इरिटेट होते हुए कहा, तुम्हें जो बोलना है तो तुम मुंह से बोल सकती हो, वरना चुपचाप बैठ जाओ। युग का इतना कहना कि मन्नत सॉरी सॉरी का रट लगाने लगी और आगे बोली, सॉरी। तो सुनो मेरी बात, क्या तुम शेरा को बहुत पसंद करते हो? मन्नत का ये सवाल सुन युग मन्नत को अजीब नज़रों से देखने लगा और पूछा, क्या मतलब? शेरा ने जैसे अपना नाम मन्नत के मुंह से सुना, उसने भी अपने सांप वाले कान पीछे लगा दिए सुनने के लिए। आखिर उसकी मैडम कहना क्या चाह रही है और उसके बॉस क्या जवाब देंगे। मन्नत ने युग को समझाते हुए आगे बोली, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें 2 ऑप्शन दिया जाए, मुझे और शेरा को, दोनों में से किसी एक को चूज़ करना पड़े तो तुम किसे चूज़ करोगे? मन्नत के मुंह से यह सुन युग एकटक उसे देखने लगा। उसे भी यह अंदाज़ा नहीं था कि मन्नत कुछ ऐसा पूछेगी। यही हाल शेरा का भी था। आखिर मन्नत ने ऐसा सवाल पूछ लिया। शेरा भी जानने के लिए उतावलापन हो गया कि उसके बॉस क्या ही जवाब देंगे, पर उसका दिल और दिमाग तुरंत उसे गवाही देने लगा कि बॉस की यह तो वाइफ है, तो बॉस तो उनको ही चूज़ करेंगे। अब युग को मन्नत के सवाल पर हंसी आ गया, पर वह तिरछी मुस्कान लिए मुस्कुराया। आखिर उसे भी तो मन्नत के सवाल का जवाब देना ही था और वह मन्नत के तरफ देखते हुए कहा, अगर ऐसा दिन आया कि मुझे तुम दोनों में से किसी एक को चूज़ करना पड़े तो? मन्नत भी युग के मुंह से सुनने के लिए बेताब हो गई। वहीं शेरा भी बेताबी से सुनने के लिए तड़प रहा था। तभी युग ने आगे कहा, तो मैं उस दिन या उस टाइम तुम दोनों में से शेरा को चूज़ करूँगा।
युग के मुंह से शेरा का नाम सुन मन्नत का चेहरा उतर गया, जो अभी थोड़ी देर पहले मुस्कुराई जा रही थी। वहीं शेरा ने अपना नाम अपने बॉस के मुंह से सुन उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसका बॉस उससे इतना प्यार करते हैं कि अपनी वाइफ के साथ कंपेयर में उन्होंने मुझे चूज़ किया। उसका तो दिल गार्डन गार्डन हो गया था। उसका तो मन कर रहा था कि वो अपने बॉस को गले लग जाए और उनके गालों पर किस्सी कर दे। मन्नत ने तुरंत अपना मुंह आड़ा टेढ़ा करते हुए कार के खिड़की से बाहर की ओर देखने लगी। वहीं युग मन ही मन मुस्कुराने लगा। वह समझ गया कि मन्नत उससे क्या उम्मीद कर रही थी और युग ने उसका उल्टा ही कर दिया। युग चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट के साथ आगे कहा, शेरा को मैं इसलिए चूज़ करूँगा क्योंकि वह मेरा राइट हैंड है। शेरा अगर मेरे साथ रहेगा तो वह तुम पर निगरानी करता रहेगा, तो तुम कहीं नहीं जा सकती और हमेशा मेरे पास रहोगी। युग के मुंह से लास्ट वाली लाइन सुन मन्नत को अच्छा लगा, क्योंकि युग उसे हमेशा अपने पास रखने के लिए कह रहा है। पर युग ने शेरा और ड्राइवर के सामने उसकी बेइज्जती जो की है कि वह शेरा को चूज़ करेगा, उसे यह युग से उम्मीद नहीं था। खैर जो भी हो, मन्नत कार में चुपचाप बैठ गई। देखा जाए तो मन्नत को युग की बातें समझ में नहीं आए। अगर उसके पास बुरी कंडीशन वाली सिचुएशन हो, उसने शेरा को चूज़ किया तो वह मन्नत को 24 घंटे निगरानी रख सकता है। ये कहा जाए अगर मन्नत के ऊपर कोई मुसीबत है तो युग के साथ शेरा भी उसकी मदद करने के लिए रेडी रहेगा। मन्नत ने जिस तरह से क्वेश्चन पूछे, युग बिल्कुल उसका सही जवाब दिया। थैंक यू।